आया हूँ तो लोग बता रहे हैं इतने लोग हैं उतने लोग हैं। मेरी आदत है कि मैं माइक पकड़ने से पहले श्रोता गिन लिया करता हूँ। एक बार मेरी गिनती में शामिल हो जाइएगा, उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा अजमेर देव की बहुत बहुत आभार। ये संजय भैया ने बहुत अच्छी ढंग से हमको बुलाया है, भगवान इनको भी अच्छे ढंग से बुलाए। ये बच्चे को बता रहे थे कि ये डरते हैं, पापा से डरते हैं। शादी हो गई लगता है कि नहीं हुई पता नहीं मुझे। देखो बच्चे आजकल संजय भैया किसी से नहीं डरते। आजकल बच्चे बाबूजी पैदा ही नहीं होते, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। मैं अभी अमित भैया एक दिन सीधी में कार्यक्रम दे रहा था तो एक बच्चा सामने भाभी जी की गोद में रोया। हम कहे भाभी जी इसको चुप करा लीजिए, ये बच्चा रो रहा है, तो इसको चुप करा लीजिए, पूछिए ये क्यों रो रहा है। तो वो भाभी खड़ी हुई बोली हमारा बच्चा भी यही बोल रहा है कि जो माइक में बोल रहा है इसको चुप करा लीजिए। बच्चे आजकल पैदा नहीं होते, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। खतरनाक। वो हमारे पड़ोस में एक दादाजी के साथ बच्चा खेल रहा था तो सामने से उसके मास्टर आए, तो 2 दिन से स्कूल नहीं गया था लड़का। तो बाबूजी बोले कि बेटा अंदर चले जाओ, तुम्हारे सर आ रहे हैं। तो बोला बाबूजी हम नहीं जाएंगे, आप अंदर चले जाइए। बोले स्कूल 2 दिन से तुम नहीं जा रहे हो, अंदर हम क्यों जाएं? बोले नहीं बाबूजी हम 3 दिन से स्कूल यही बता के नहीं जा रहे हैं कि हमारे बाबूजी दिवंगत हो गए। तालियां जोरदार बजाइए आप। दरअसल ताली वाली बजाते रहेंगे तो यकीन होता रहता है कि आप लोग जिंदा बैठे हुए हैं। हाँ सच बताएं, ये दरअसल ताली जब तक नहीं बजती तो विश्वास नहीं होता है, हम गिन नहीं पाते। मजाक में नहीं। 15 ये अमित भैया हमको एक बार बहुत पहले बुलाए थे, 4 साल पहले की बात। मैं उस समय गीतकार भी बहुत अच्छा हुआ करता था, तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। ऐसा होता है विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाया करते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। आप लोग समझ नहीं रहे, ये संजय भैया धीरे धीरे समझेंगे, इनकी हो गई ये बता रहे थे अभी। तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा और जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए। ये गीत का जादू था मेरे, तो मैं उसको प्रणाम कर लिया। हम कहे आप धन्य हैं, आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। मैं चेक कर रहा हूं श्रोता कितने बैठे हैं। मैंने कहा आप धन्य हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको, आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो भी खड़ा होकर हाथ जोड़ा, बोला भैया अब आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी माइक लेकर चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूँ। मेरी कल बुकिंग है, तालियां आपकी कमजोर हैं यहाँ पे। मैं इस कार्यक्रम में जो विशेष बात एक ये है, एक सब लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पुलिस सबको बड़े बड़ों कोने लगा देती है वो स्वयं कोने में बैठ करके कविता सुन रही है, कार्यक्रम सुन रही है। ये बड़ी बात है सर। आप बिल्कुल सर आनंद में रहेगा, आपकी मूंछों को मैं फैन हो गया। यकीन मानिए, मैं आप लोग हल्के मत लीजिए, उधर मत देखिए। मैं इस दुनिया में जितना पुलिस का सम्मान करता हूँ उतना अपना धर्मपत्नी का नहीं करता हूँ। मजाक। मैं शादी के पहले अमित भैया हमको देशभक्ति का सुरूर सवार था, तो हम सोचे हम क्या करें, तो हम पुलिस में भर्ती होना चाहते थे सर की तरह। तो हम जबलपुर ग्राउंड पहुंच गए सर, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे। बोले छाती में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। अब खून उबल रहा था, हमने साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर दूंगा, तब भी खुश नहीं हुए। बोले दोबारा फीता लगाओ, ठीक से बताओ। हम दोबारा फीता लगा के बताए, हम क्या साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, तब भी खुश नहीं हुए। बोले अंतिम मौका दे रहा हूँ, ठीक से छाती में फीता लगाओ, अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। दरोगा जी इस बार हम छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम क्या साहब ऐसा है कि हम 1.5 लाख तक दे सकते हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। कोई ज्यादा मशक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस जैसा अनुशासन आपको सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगा। वो एक दरोगा जी नीचे एक बार कुएं में गिर गए, तो नीचे से चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। तो रास्ते से कोई राहगीर जा रहा था, तो उसको लगा कि कोई गिरा हुआ है, तो उसने रस्सी डाली, बोले जो कोई हो तो ऊपर आ जाओ। अब दरोगा जी ऊपर पकड़ के चढ़े। अनुशासन देखिए पुलिस विभाग का। जब दरोगा जी ऊपर चढ़े, एक हाथ कुआं बचा था, तभी सिपाही ने देख लिया कि दरोगा जी ने, तो रस्सी छोड़ के बोला जय हिंद साहब। ये अनुशासन आपको मिला। लेकिन सर
हंसी ठहाके बहुत हो सकते हैं इनके लिए, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ अमित भैया के प्रोग्राम में आप सब बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूँ एक विश्वविद्यालय का प्रोग्राम है, हम सब इनके साथ मजाक कर लेते हैं, चौराहे पर ये रोक लेते हैं तो जाकर के पीछे शायद गाली भी दे देते होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कार्यक्रम कुछ लोग सुनने के लिए आते होंगे, कार्यक्रम कुछ लोग सुनाने के लिए आते हैं, लेकिन इस सुनने सुनाने के बीच कोई व्यवधान ना हो, इसलिए कुछ लोग वर्दी पहन कर आते हैं। मैंने ऐसा सर इसलिए भी कह दिया क्योंकि मुझे अभी लौट करके सर जाना है अभी। मैं प्रणाम करता हूँ अमित भैया को, विशेष प्रणाम करता हूँ। अमित नाम को जैसे आप सब कह रहे थे, अमित भैया ने इतना अच्छा काम किया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, ये सब चला रहे हैं, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष, तमाम तरह के। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दरअसल वो क्यों ना करें, अमित नाम के व्यक्ति इतने कुशल होते ही हैं। चाहे आप बॉलीवुड में अमित बच्चन जी को देख लीजिए, चाहे आप AKS यूनिवर्सिटी में अमित सोनी जी को देख लीजिए, चाहे आप कलाकारों में अमित शुक्ला नहीं कर रहे, आप आनंद के साथ रहिए। ये संजय भैया कह रहे थे वो डरते हैं कि क्या डरते हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, शादीशुदा व्यक्ति हैं, आप शादी है कि आप, इससे कोई मतलब नहीं अमित भाई। दरअसल शादी पत्नी नारी शक्ति है इस संसार में। मैं इस बात को दावे के साथ कहा करता हूँ कि नारी शक्ति है, लेकिन पुरुष बेचारा सहन शक्ति है। गुस्सा करना मर्द का स्वभाव है, लेकिन गुस्सा करके गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द का स्वभाव है। वाह, तालियां। ये संजय भैया क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे। हम शादी में बैठे थे बाबूजी, शादी के समय बैठे थे तो पंडित जी जैसे आए उधर बैठे थे हमारे पास, तो हमारी श्रीमती जी सज धज के आने वाली थी सामने से, तो हमने पंडित जी से पूछा, हमको पंडित जी ये बताइए हमारी ये होने वाली श्रीमती जी आएंगी जब सज धज के, तो मेरे बाएं बैठेंगे कि दाएं बैठेंगे। तो पंडित जी भी खतरनाक थे, कान में मुंह लगा के बोले बेटा आज की रात चाहे बाएं बैठा लो चाहे दाएं बैठा लो, कल से तुम्हारे छाती में ही बैठेंगे। तो ये खतरनाक विषय है। मैं कोई विदाई हो रही थी सर, ये क्या संजय भैया शादी की बात कर रहे हैं, विदाई हो रही थी, विदाई के समय वो फूट फूट के रो रही थी। इस पर भी आप लोग हंस रहे, रोने पे क्यों हंस रहे, रो रही थी, सही में रो रही थी और जोर जोर से रो रही थी। तो मैं भी भावुक हो गया थोड़ी देर। तो मेरा छोटा सा साला है वो दौड़ करके मेरे ससुर जी के पास गया, अब बोला पापा दीदी रो रही है, जीजा जी नहीं रो रहे हैं। अब इतना खतरनाक, मेरे ससुर जी भी खतरनाक व्यक्ति है, इसीलिए वो मेरे ससुर हैं। बोला पापा दीदी रो रही है, जीजा जी नहीं रो रहे हैं। तो हमारे ससुर जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, दीदी तो गेट तक ही रोएगी, जीजा जी तो ये आनंद अपने में। मैं बगल में बैठा था, बाबूजी लोग लगातार एकदम लाठियां लेके बैठे थे, डंडा, ये बगल में देख करके बहुत मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी बाबूजी, मैं वहीं पर बैठा था। मैं दरअसल अभी एक दिन दमोह में कार्यक्रम दे रहा था, तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ यहाँ पता नहीं, तो एक बाबूजी डंडा लेके टहले, हम क्या बाबूजी मारेंगे क्या, कहीं नहीं बेटा तुमको काहे मारेंगे, तुम तो अतिथि हो, मेहमान हो, आए हो तो पढ़ो, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुमको बुलाया है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो अमित भैया से और तमाम लोगों से पीछे मिल लीजिएगा, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सामने जो फोटोग्राफर भैया एकदम मेरे ऊपर पैनी नजर लगाए हुए, इनको भी प्रणाम करता हूँ। हल्के मत लीजिए आप लोग, फोटोग्राफर जितना खतरनाक आदमी है उतना कोई नहीं हो सकता, कोई बन ही नहीं सकता, आप चाह के नहीं बन सकते हैं। फोटोग्राफर बड़ा होकर के वही आदमी बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। आप हल्के मत लीजिए इनको। मैं जयमाले में बैठा था, तो फोटोग्राफर आए तो मेरी फोटो खींचनी हो तो खर्च से खींच के भाग जाए, अब मेरी मैडम की फोटो खींचनी हो तो कभी यूं कराए कभी यूं कराए। हम क्या भाई 3 घंटे हो गए, तुम कर क्या रहे हो। बोला आप शांत रहिए, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। हमने कहा आज की रात भी आप ही सेट करेंगे। तालियां एक बार जोरदार इनके लिए भी बजाएं। दरअसल ताली वाली से दिक्कत है, ये हम कलाकार हैं, कवि हैं, ये एनर्जी ड्रिंक है ताली हमारे लिए, ये हमको मिलती रहती है तो अच्छा लगता है। कैलाश भैया हमारी आदत हो गई है ताली सुनने की, आदत खराब ना हो जाए किसी की बड़ी खराब चीज, हमारी आदत खराब हो गई ताली सुनने की। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी, जब जयमाले में पहुंचा तो बीवी से बोला कि थोड़ा और खस दो, अभी 2 सवारी की जगह और खा ली। आदत खराब थी, मेरी भी आदत खराब है कैलाश भैया। मैं पहली बार जब फ्लाइट में बैठा, बनारस हवाई अड्डे से पहली बार फ्लाइट में बैठा था, तो मेरी भी आदत खराब है। मेरी बात तो पंडित आदमी, अब मेरी आदत खराब है। अब वो एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको। हमने कहा हमको पूरी चाहिए। अब आदत खराब है, हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए,
हलवा चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो मेरे कान में मुंह लगाई, बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे, विजय माल्या तिरही में ही बैठे। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। इसी मन के साथ, आनंद के साथ तमाम तरह की बातें हो रही थी, अच्छी अच्छी बातें। लेकिन एक बात मैंने जो आज आके देखी है, स्वर्णकार समाज के कार्यक्रम में मैं तो बहुत दूर था, 8-9 दिन 10 दिन की लगातार यात्रा पर था। वो संयोग था कि मुझे रीवा, दिल्ली से रीवा आना था और अमित भैया का उस दिन फोन आया, इसलिए आप सबके बीच में आया हूँ। लेकिन यहाँ आकर के जो मुझे एक बात लगी है, हम जो हर शहर पर कहीं ना कहीं रात को जाते हैं, क्या हुआ भैया इसको मत करिए, आपको पूरा पैसा अमित भैया दे देंगे, सच बता रहे हैं, नहीं देंगे तो मैं संजय भैया जेब से आपको दूंगा, आप इसको मत करिएगा कुछ। आवाज आ रही है? आ रही पीछे तक आवाज? कोई बात। मैंने जो आज यहाँ करके देखा है, अक्सर कार्यक्रमों पे तमाम तामझाम बताए जाते हैं, टेक्नोलॉजी बताई जाती है कि हमारा समाज इतना ऊपर इसलिए होगा क्योंकि हम कंप्यूटर चलाएंगे, ये करेंगे, वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन स्वर्णकार समाज के कार्यक्रम में आकर के मुझे एक अद्भुत चीज जो दिखाई दी है, वो इसलिए स्वर्णकार समाज भारत में शायद बड़ा इसलिए है, मेरी नजर में आज और ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए सम्मान का पात्र हो गया है क्योंकि उन्होंने इन नए बच्चों को ये सिखाया है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी आगे हो जाएं, लेकिन हमारा संस्कार ये कहता है कि जब तक हम बड़े बुजुर्गों के पांव नहीं छू लेंगे, उनके चरण नहीं धोलेंगे, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये तजुर्बे उम्र के सुनकर, किसी ने बड़े कवि ने कहा कि तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है, तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है। ये वो वटवृक्ष है जिनकी छांव में दिल को सुकून मिलता है, ये वो वटवृक्ष है जिनकी छांव में दिल को सुकून मिलता है।